हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे बीए थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, आर्थिक वृद्धि एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है ये। फर्स्ट और सेकंड करके दो पेपर होते हैं बीए थर्ड ईयर में, तो ये सेकंड पेपर है। पेपर कोड है इसका A346। 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला प्रश्न दिया है, वह बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती है और उनकी कीमतें तय होती है कहलाता है। तो विदेशी मुद्रा बाजार कहलाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। टैरिफ एवं कोटा के बीच मुख्य अंतर है। एक टैरिफ सरकारी राजस्व उत्पन्न करता है, जबकि एक कोटा जब तक कि इसे बेचा नहीं जाता ऐसा नहीं करता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हेरोड के वृद्धि की प्राकृतिक दर है। तो विकास की दर जो जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधारों की अनुमति देती है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विश्व बैंक के सदस्यों को मिलने वाली सहायता का स्वरूप है तकनीकी एवं वित्तीय। लिविंगस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास थीसिस में जनसंख्या को एक कारक की तरह माना है जो कि आय मंदक है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कृषि संरक्षणवाद की भूमिका पर बल दिया? तो नरक्से ने। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ऋणात्मक भुगतान संतुलन को सुधारने के उपाय है विनिमय नियंत्रण, करेंसी अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन। तो ये सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक है गुन्नार मिड्डल की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बड़ी खास पुस्तक है ये सोशियोलॉजी में भी पूछ ली जाती है, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में भी, कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है। तो ये गुन्नार मिड्डल की है। अधिशेष श्रम सिद्धांत यह मानते हैं कि एलडीसी में श्रम का सीमांत उत्पाद शून्य के करीब है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जब सरकार अपनी करेंसी के विनिमय दर को किसी विदेशी करेंसी के मुकाबले बढ़ाती है तो इसे कहते हैं तो मूल्यवर्धन, सॉरी ये वाला नहीं है इसमें, बी वाला पुनर्मूल्यांकन और आधिकारिक मूल्यवर्धन। तो बी और सी इसमें सही है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। समग्र आय असमानता को मापा जा सकता है तो गिनी सूचकांक द्वारा। सुम्पीटर ने उद्यमी को जोड़ा है नवाचार से। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गिनी सूचकांक में एक का मान दर्शाता है तो अधिकतम असमानता। एक स्थिर जनसंख्या वह है जब जनसंख्या वृद्धि शून्य है। लगभग सभी अल्प विकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें शामिल है निर्वाह एवं बाजार अर्थव्यवस्था। लियोन टीफ ने किसके परीक्षण हेतु आगत निर्गत सारणी का प्रयोग किया? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एचओ का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। स्मिथ एवं रिकार्डो का प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत यह पूर्वानुमान करता है कि देश पूरी तरह से निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ हो जाएंगे। विभिन्न स्तर की तकनीकी वाले देशों के बीच काफ़ी व्यापार होगा। बड़े देशों के साथ व्यापार करते समय छोटे देश व्यापार से सारा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिबंधित विनिमय दरों का अनुसरण नहीं करता? तो इसमें चीन हो जाएगा। जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ता है, आय असमानता एक वक्र का अनुसरण करती है तो उल्टा यू आकार। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत यह कहता है निम्न प्रति व्यक्ति आय कम बचतों का सृजन करती है जिससे आय निम्न रहती है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 4। आर्थिक प्रतिबंध, इसमें आयात निर्यात और या वित्तीय प्रवाह पर प्रतिबंध शामिल है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। गरीब विकासशील देश आमतौर पर आयात पर उन्नत देशों की तुलना में टैरिफ लगाते हैं तो ज़्यादा। नाफ्टा एक तो मुक्त व्यापार क्षेत्र है। पी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। किसने कहा एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नरक से। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें मॉरिस डी मॉरिस हो जाएगा। लुईस मॉडल में आधुनिक क्षेत्र के रोजगार में विस्तार का कारण क्या होगा?
पूंजीपतियों द्वारा लाभ का पुनर्निवेश जो उत्पादन का विस्तार करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानदंडों प्राचलों के रूप में शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं। आर्थिक संवृद्धि के रोस्टोव मॉडल में द्वितीय चरण है उड़ान भरने की पूर्व शर्त। साइमन कुजनेट्स के अनुसार प्रति व्यक्ति जीएनपी और आय के वितरण में असमानता के बीच संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो पहले बढ़ता और फिर घटता हुआ। स्थिर मुद्रा व्यवस्था में आईएमएफ द्वारा निर्धारित मुद्रा, जिसमें मुद्रा को महत्वपूर्ण विश्व मुद्राओं की टोकरी के सामने रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन युआन। एडम स्मिथ द्वारा परिकल्पित स्थिर अवस्था को इस प्रकार चिन्हित किया गया है, तो लाभ की कम दर, निर्वाह स्तर की मजदूरी, ऊंचा लगान, तो ये सभी इसमें हो जाएगा। हैरोड-डोमन संवर्धी मॉडल बताता है कि वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से बचत एवं पूंजी उत्पाद अनुपात से संबंधित। विकास के बड़ा धक्का सिद्धांत की सबसे पहले वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पॉल एन रोजेनस्टीन रोडान। शुम्पीटर एक अर्थशास्त्री है जो उद्यमी को जोड़ते हैं नवाचार से। रोस्टोव के आर्थिक विकास के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि आंकड़े टेक ऑफ चरण का खंडन करते हैं। उड़ान भरने के बाद विकास क्यों होता है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है इसमें, विकास के चरणों के बारे में उनकी परिकल्पना का अनुभवजन्य परीक्षण करना कठिन है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की सबसे अधिक संभावना है निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें। एडम स्मिथ ने वकालत की, तो इसमें हमारा बी वाला कूट सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि हस्तक्षेप नीति और अदृश्य हाथ और मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, ये चौथा नहीं है इसमें, ये तीनों इसमें सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की अवस्थाएं है, तो 5 है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा है आर्थिक विकास की अवधारणा से भी संकीर्ण। किस विकास मॉडल के विकास नियोजन के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात के उपयोग को प्रेरित किया? तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैरोड-डोमर मॉडल। एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के कुल निर्यात एवं आयात का मौद्रिक अंतर है, तो व्यापार कोष इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाता के बारे में क्या सही नहीं है? यह हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, भारत की विदेश व्यापार नीति एक्सिम 2015 से 19 के बारे में क्या सही नहीं है? तो वैश्विक निर्यात में 5.5% भागीदारी प्राप्त करना। भुगतान संतुलन के पूंजी खातों पर मद है, तो प्रवाह चर इसमें हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में एक है, तो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। WTO एक है स्थायी संस्था। संरचनात्मक समायोजन में क्या शामिल है? तो स्फीति कम करने के उपाय, सरकारी व्यय पर अंकुश लगाने के उपाय, अविनियमन और डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? तो सदस्य देशों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में कौन सी संस्थाओं को स्थापित किया गया? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्व बैंक, आईएमएफ। वाशिंगटन सर्वसम्मति से क्या तात्पर्य है? दुनिया भर में विकास के लिए उदार आर्थिक सुधार के लिए 10 सूत्रीय दिशा निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रगति पूंजी की उत्पादकता के को श्रम की उत्पादकता एल से अधिक बढ़ाती है? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रम बचतकारी तकनीकी प्रगति। व्यापार की शर्तों को परिभाषित करते हैं, तो निर्यात कीमतों के सूचकांक और आयात कीमतों के सूचकांक के बीच के अनुपात के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकसित देशों को ऋण प्रदान करना। भुगतान संतुलन खाता पर विदेशी विनिमय के अंतर प्रवाह को रिकॉर्ड करता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रेडिट पक्ष। 1 जनवरी 1995 को देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने 104।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, BIS। मशीनरी और उपकरण का आयात खाते के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, तो चालू डेबिट पक्ष। मात्रात्मक आयात प्रतिबंध जो आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं कहलाते हैं, तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोटा। विनियम विनियम दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर निम्नलिखित का आदान प्रदान किया जाता है, तो मुद्राएं। विशिष्ट टैरिफ किस रूप में लगाया जाता है? तो आयातित माल की प्रत्येक इकाई पर निश्चित शुल्क के रूप में। विदेशी विनिमय लेन देन जो भुगतान संतुलन खाते में अन्य गतिविधियों से स्वतंत्र होते हैं को लेन देन कहा जाता है, तो इसमें स्वायत्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाता का एक हिस्सा है? तो विदेशी ऋण, मौद्रिक गतिविधियां, विदेशी निवेश, ये सभी इसमें हो जाएगा। यदि दृश्यमान आयात का मान अदृश्य निर्यात के मान से अधिक होता है तो भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्धारण नहीं किया जा सकता। विश्व बैंक आंकड़ों के अनुसार 2021 के अंत तक भारत की जनसंख्या थी, तो इसमें 1.39 बिलियन। WTO की संगठनात्मक संरचना में उच्चतम पदानुक्रमित स्तर है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन। संरक्षण के बारे में निम्नलिखित क्या सही नहीं है? यह बाजार एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार भिन्न है, इसका कारण है तो विभिन्न सरकारी नीतियां, कारकों की गतिहीनता, व्यापार प्रतिबंध, तो इसमें ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। निर्यात एवं आयात के बारे में सरकारी नीति को कहते हैं, तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्यिक नीति। निम्नलिखित में से किस देश से भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय आयात करता है? तो नेपाल से। FDI किस नोडल विभाग की सूत्रीकरण नीति है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन हेतु विभाग। एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव है कि एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में हर एक को लाभ प्राप्त होता है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में कार्य करता है। आय असमानता प्राय प्रदर्शित की जाती है, तो लोरेंज वक्र पर। बाजार संचालित दरों को इस प्रकार से भी जाना जाता है, तो लचीली विनिमय दर। ऐसे लेन देन जिनका उद्देश्य लाभ से होता है और भुगतान असंतुलन के साम्य से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कहते हैं स्वायत्त लेन देन। यूरोपियन संघ किसका एक उदाहरण है? आम बाजार का। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। मान लीजिए भारत ईरान से पेट्रोलियम आयात करता है, इसका उल्लेख किस में होगा? तो चालू खाते के डेबिट पक्ष में। किस अर्थशास्त्री ने पूंजी संचय में कृषि उपज को अविकसित देशों में महत्व दिया? तो फाइरेनिस ने। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने ऊंची छलांग लगाई है, इसका कारण हो सकता है विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह। पूंजी संचय के स्वर्णिम नियम स्तर को पूंजी स्टॉक के स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो के साथ एक स्थिर स्थिति प्रदान करता है, तो उपभोग का उच्चतम स्तर। छाया कीमतों की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई? तो टीन बर्जेन इसमें हो जाएगा। श्रम की असीमित पूर्ति के साथ अर्थव्यवस्था के विकास की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुइस। UNDP द्वारा रैंकिंग के अनुसार उच्च मानव विकास वाले देशों का सूचकांक किसके बीच स्थित है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 0.800 से 1.000 बिंदु पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सी वाला जो मिलान है हमारा वो सही है। इसमें क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, लिबिनस्टेन। आर्थिक विकास की विशेषता है, तो इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। तो इसमें ए व बी दोनों है, ए एवं बी दोनों। अविकसित देशों में पूंजी निर्माण एक बड़ी बाधा है, कारण हो सकते हैं तो आय का निम्न स्तर। किसी देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता को किस में मापा जाता है? तो इसमें वास्तविक प्रभावी विनिमय दर,
REER सूचकांक से, और बी वाला है नाममात्र मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर NEER सूचकांक से। तो इसमें ए व बी दोनों सही होगा। इसमें बी और सी दोनों लिख रखा है लेकिन ये गलत है। तो इसमें बी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। असंतुलित विकास की रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा कुछ क्षेत्रों के पक्ष में जानबूझकर किया गया असंतुलन। प्रसार प्रभाव एवं बैकवाश प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिडल। बाजार शक्तियों के कारण 71.49 INR से 72.84 INR तक परिवर्तन को कहा जाता है। तो मूल्यह्रास। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को किसका सॉफ्ट विंडो भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जे बॉयके। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में किस नियम के कारण वस्तु की औसत एवं सीमांत लागत में कोई अंतर नहीं होता है? तो स्थिर प्रतिफल। शून्य वृद्धि का मतलब किससे नहीं है? तो उपभोक्तावाद से। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। स्थिर लागत की दशा केवल इस शर्त पर प्राप्त हो सकती है जब साधन पूर्णतया अविशिष्ट हो। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पूर्णतया अविशिष्ट हो। आर्थिक संवृद्धि एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। HDI मानव विकास सूचकांक किन संकेतकों को मिलाकर विकास को मापता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील देशों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी में जीना, कृषि उत्पादन के पारंपरिक तरीके। तो ये सभी इसमें हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित है? तो इसमें बाजार में उपलब्ध पूंजी की मात्रा और बाजार की सीमा। बी और सी इसमें दोनों सही हो जाएंगे। दोहरी अर्थव्यवस्था वाले देश है जिसमें आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ पारंपरिक कृषि क्षेत्र भी है। अगला और आखिर का प्रश्न है इस वीडियो का, के बिना विकास असंभव है? तो बचत के बिना विकास असंभव है। तो ये था हमारा BA थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर A346। सेकंड पेपर था ये 2024 का, प्रीवियस ईयर का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।